हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 26। डायनासोर की विलुप्ति निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक कल्प से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जोरासिक, दूसरा ऑप्शन है क्रिटेशियस, तीसरा है ट्रिडासिक और चौथा है डिवोनियन। तो इसका जो सही आंसर है इसका क्रिटेशियस, क्योंकि क्रिटेशियस में ही भूवैज्ञानिक कल्प से ही मतलब जो डायनासोर का जो विलुप्ति है वो स्टार्ट होता है। हम सब जानते हैं कि जोरासिक पार्क हमने मूवी देखी, तो उसी से ही मतलब ये जोरासिक कल्प से ही जो जोरासिक पार्क मूवी है वो इंस्पायर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, अदर वर्ड्स में उसको हम डायनासोर का युग भी कहते हैं। ट्रियासिक काल में हम देखते हैं, ट्रियासिक कल्प में हम देखते हैं कि मेढक और समुद्री कछुओं का भी विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालों में से कौन सा समुद्रों की आयु को दर्शाता है? मतलब कि ऐसा जो गिवन हमको दिया हुआ है 3.2 बिलियन, 3.2 अरब वर्ष, 3.4, 4.0 और 2.0। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 3.4 अरब वर्ष पूर्व, जो है समुद्र की आयु को दर्शाता है। कैम्ब्रियन कल्प में जीव और वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ और इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र और अतिक्रमण हुआ, जिसके कारण इस युग के शैल को अधिक मतलब विस्तृत हमको देखने को मिलते हैं और इसी में सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी बोले तो वर्टिब्रेट्स जो जानवर की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? तो इसमें है मायोशीन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ट्रियासिक काल। तो इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्डोविशियन काल। ऑर्डोविशियन काल में प्रारंभ आज से 50.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और इस युग में सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑर्डोविशियन युग। फिर अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं के पहली उपस्थिति से पहचाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जब जो कशेरुकी मतलब जो वर्टिब्रेट्स जानवर है उनका पहला उपस्थिति स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर है ऑर्डोविशियन टाइम से ही जो वर्टिब्रेट्स है जिनका रीढ़ का हड्डी होना स्टार्ट हुआ, एक कहना चाहिए एक हड्डी नुमा जो सांचा बनना स्टार्ट हुआ, तो वो जो है ऑर्डोविशियन एज से स्टार्ट हुआ। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। फिर 30th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है सिल्यूरियन डिवोनियन काल। तो जो ये सिल्यूरियन डिवोनियन काल है इसी में ही पौधे का उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण स्टार्ट हुआ। सिल्यूरियन काल 40 से 43 करोड़ वर्ष लगभग दूर था और कार्बोनिफेरस काल में पहले रेंगने वाले जंतु के प्रमाण मिलते हैं। 31st क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कालावधि सर्वाधिक लंबी होती है? युग, युगांतर, काल और कल्प। तो इसका सही आंसर है कल्प। जो कल्प होता है उसका जो कहना चाहिए लंबी जो सबसे कल्प होता है वो उसको हम बोलते हैं ईयॉन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉक। ठीक है, तो जो ईयॉन होता है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उद्भव से जुड़े निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमको सही विकल्प को चुनना है। तो पहला है इसमें ऑप्शन कि आरंभ में वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। दूसरा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से भरने के पहले महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए थे। तीसरा है, अच्छा ये दो है, अब इन दोनों के आधार पर हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बोथ, जो बोथ 1 और 2 हम आते हैं इस पर। तो जो हमारा पहला है कि सबसे पहले तो जो वेरी लिटिल मात्रा में, बहुत छोटे मात्रा में हमको ऑक्सीजन देखने को मिलता था एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से भरने से पहले महासागरीय ऑक्सीजन में संतृप्त हो गए। तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन, ये दो जो है ए और बी दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 33वां क्वेश्चन। वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण हैं, तीसरा चरण क्या है? तो वर्तमान दिन में वातावरण के 3 चरण हैं, इसमें तीसरा चरण क्या है? तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है प्रीमॉर्डियल स्टेज, आदिम चरण, दूसरा है पृथ्वी का अभ्यंतर, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है स्तरित संरचना। तो वर्तमान वातावरण में एटमॉस्फेयर का जो 3 अवस्थाएं हैं ये है आदिम चरण, उसके बाद है दूसरे चरण में पृथ्वी से अंदर निकलने वाले गैस जल वाष्प वायुमंडल का विकास और तीसरे नंबर में आता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा प्रकाश संश्लेषण।
अब हमारा रीजन असर्शन पढ़ते हैं हम। पहला है अभिकथन दिया है, आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। तो पहले के पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें पहले हमको ऑक्सीजन नहीं थी। फिर दूसरा हमारा कथन है, उसका जो कारण है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी से निकली गैसों से बना हुआ था। तो ये बिल्कुल सच है कि जो पहले का जो हमारा एटमॉस्फेयर था, पहले जो हमारा जो अर्थ फॉर्म हो रहा था, उस समय ऑक्सीजन मेन गैस नहीं थी, वो बाद में बनी है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा भी था। और जो जब पृथ्वी का संकुचन हो रहा था, ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी, तो जो उनसे जो गैसेस बन रही थी उससे ही पहले स्टार्टिंग का हमारा वातावरण बना था। फिर धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस क्रिया करते 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 फिर हमारा जो पूरा टोटल एक एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, या हम बोले वायुमंडल में ऑक्सीजन एक मुख्य गैस के रूप में देखी जाने लगी। अब आते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल खाता है, कौन सा करेक्टली सही है? पहला है बैरिस्फीयर, गुरुमंडल 2780। दूसरा है लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर स्थलमंडल जिसको बोलते हैं। तीसरा है उत्ताप मंडल, या इसी को मध्यमंडल भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है ये पहला और तीसरा, सिर्फ पहला और ओनली जो 2 है वो सही है, बाकी सबका सब गलत है। हम देख लेते हैं कि जो भूकंपीय लहरें हैं, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर का जो भी लेयर है, जैसे जनरली जो हमने पढ़ते हैं जनरली सियाल, सीमा और नीफे, तो जो अर्थ के 3 लेयर्स है सियाल, सीमा और नीफे में, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि इसको फर्दर ये हम लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और बैरिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं स्थलमंडल, पायरोस्फेयर और बैरिस्फेयर, इंग्लिश में यही दिया हुआ है। तो लिथोस्फेयर की जो गहराई होती है वो 100 किलोमीटर मानी जाती है, पायरोस्फेयर की 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर, और बैरिस्फेयर की 2880 किलोमीटर तक नीचे केंद्र तक माना जाता है। अब इन सभी में एक चीज़ और हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्थलमंडल का जो घनत्व है वो 3.5 है, पायरोस्फेयर का है 5.6 और बैरिस्फेयर का है 8 से 11 घनत्व। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की ओर बढ़ रहे हैं, घनत्व पहले अधिक नहीं था, परंतु बाद में केंद्र की ओर बढ़ने में घनत्व क्या होते जा रहा है? अधिक होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें ऊर्जा का आंतरिक स्रोत क्या हो सकता है? कैसे? जो हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी है, विभिन्न क्रियाएं हैं पृथ्वी में, जो कहना चाहिए प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज़ है, प्लेट विवर्तनिका की एक्टिविटीज़ है, वो कैसे हो रही है? तो उसके पीछे कारण क्या है? वो ऊष्मा कहाँ से आ रही है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है रेडियोधर्मिता, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक की गति का कारण घर्षण है, और चौथा है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा भी दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसमें एक में से कोई नहीं। तो डी और ई ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल गलत है। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं, तो रेडियोधर्मिता, भूतापी और घर्षण, तो इसका जो सही आंसर है वो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी मेंटल और क्रोट के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधार है? अब हमने अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपरी भाग से उसके केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है कि उसका जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो विशेषता, जो आधार है, जिस आधार पे हमने इनको 3 भागों में बांटा है, वो है संगठन। इन जो लेयर्स है इनका संगठन, तो संगठन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 किलोमीटर है और महाद्वीप में यह 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी भाग, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, ये सियाल, सीमा, नीफे हमने कंसेप्ट पढ़ा है, तो संगठन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। 38 क्वेश्चन है कि औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है? तो जो औसत घनत्व है पृथ्वी का हमेशा कितना माना जाता है? 5.5। परंतु ये जो औसत घनत्व है वो अलग अलग परतों में अलग है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग लिथोस्फीयर है उसमें 3.5 है, फिर बाद में 5.5 है, उसके बाद 11 है। तो मतलब जो एक हम बेसिक जो औसत देखते हैं
वो हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि जो ये औसत घनत्व है वो कितना है, 5.5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है? तो औसतन रूप से भी ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है, रिपीट हो रहा है। औसतन रूप से पृथ्वी का आंतरिक भाग कितना है? 5.5 है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? पृथ्वी के अंदर से हमको क्या क्या चीज़ें हम पता पड़ता है, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, वहाँ पर किस प्रकार का संगठन है, वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, किस अवस्था में है, मोशन है कि मोशनलेस है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है, पहला है गहरे समुद्र में प्रवेधन गतिविधियों के माध्यम से, दूसरा ज्वालामुखी के माध्यम से, तीसरा खनन के माध्यम से, और चौथा भूकंपीय संबंधी जो गतिविधियां हैं, मतलब कि जो सिस्मिक वेव्स हैं उनके माध्यम से। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ABCANBC। ये मतलब कि लगभग सभी तरीकों से, मतलब ABC तीनों जो है हमारा ऑप्शन, कौन कौन सा? ABC, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन हमारा, 41वां क्वेश्चन या 41वां क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भूपर्पटी की सबसे गहरी खुदाई की गई है? तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ भूपर्पटी की सबसे अधिक खुदाई की गई है? तो ये जगह का नाम है, याद कर लेना दोस्तों, इसका नाम है कोला, जो कि आर्कटिक महासागर के पास में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से? मतलब ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको जो जानकारी मिलता है वो अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है? तो उसका आंसर है डी, अर्थक्वेक और जो सिस्मिक वेव है, इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हमको पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गहरा प्रवेधन ड्रिलिंग किया गया? अभी हमने फिर से पढ़ा था इसको, इसका आंसर क्या है? कोला, जो कि आर्कटिक महासागर के पास में है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति बहिर्वेदी है? अब हमको याद करना होगा दोस्तों कि जब हम सिस्मिक वेव और आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो ज्वालामुखी क्रिया है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया है, वो अंदर एक मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा है वो बाहर जाता है और वही ज्वालामुखी के रूप में फटता है, और जिससे हमको ज्वाला और मतलब ज्वालामुखी देखने को मिलता है। लेकिन इसमें हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो क्रिया होती है, इसमें जो चट्टान होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्वेदी और दूसरी होती है बहिर्वेदी। तो अब हमको देखना है कि ये जो अंदर की संरचना रहती है इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। लोकोलिथ बोलते हैं कि जब उत्तल तौर पर ज्वालामुखी का जो मैग्मा है या जो लावा है वो जम जाए तो उसको लोकोलिथ बोलते हैं। और सिल बोलते हैं कि जब वो हॉरिजॉन्टल जम जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिल बोलते हैं। तो इसमें से जो हमारा 3 ऑप्शन है दोस्तों वो तो पूरा कट गया, मतलब कि लोकोलिथ नहीं है, बैथोलिथ नहीं है, सिल नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन बचा? हमारा ऑप्शन बचा कोन। तो जो ये कोन है ये बहिर्वेदी आकृति है, बाकी की सारी जो है अंतर्वेदी आकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिच्छेद इलास्टिक रिबाउंड जो संबंधित थ्योरी है वो किन ने दी है? तो जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो HF रीफ ने दी है। मैं फिर भी एक बार आंसर चेक कर ले रही हूँ। हाँ, तो जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो उन्होंने दी है, HF रीड ने दी है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो भूकंप है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, कि किस तरह से जब स्ट्रेस और कहना चाहिए टेंशनल और लाइक संप्रेशनल जो एक वो फोर्सेस पड़ते हैं सप्रेशन के, तो किस तरह से जो कहना चाहिए भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूकंप से इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत किसने दिया? फिर से वही क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर क्या है? हेनरी फील्डिंग रीड, HF रीड। 47वां क्वेश्चन है कि सुनामी एक प्रकार का क्या है? सुनामी एक प्रकार का गहरे पानी का लहर है, छिछले पानी की लहर है, परिक्रामी चक्रवात या हरिकेन है, या फिर चक्रवात या फिर टाइफून है। तो इसका जो आंसर है क्या है? उसका आंसर है कि जो ये शैलो वाटर जो छिछले पानी का है, हम थोड़ा सा डायग्राम समझने की भी कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो स्थलखंड रहता है इसमें जब यहाँ पे कहीं पर भूकंप की क्या होता है फोकस रहता है, यहाँ पे एपिसेंटर होता है, और जिसके कारण क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी लहर, बहुत
बहुत बड़ी बड़ी लहर जो हमारा स्थल खंड है, या जैसे स्थल खंड का मैं यहाँ बिल्डिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, बिल्डिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, स्थल खंड से जब ये टकराते हैं, ठीक है, तो ये जो कौन सी लहर है, ये वाली लेयर है छिछले पानी की लहर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मेरापी वॉल्केनो लोकेटेड। तो मेरापी जो वॉल्केनो है वो कहाँ पर है। मेरापी जो वॉल्केनो है दोस्तों, वो है हमारा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मेरापी वॉल्केनो पाया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। मेना मा ताल मा पिटबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। फ्यूजियामा सकुराशिमा आसमा ज्वालामुखी जापान में। मोना लोआ हवाई द्वीप में। और देवबंद ईरान में। माउंट पोपा म्यांमार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको याद रखना है कि जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं। दुर्बलता मंडल में भूकंप तरंगों की गति में कमी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब क्वेश्चन क्या है कि दुर्बलता मंडल कौन सा है। जब हम अर्थ में भूपर्पटी बनाते हैं, फिर उसके बाद भूपर्पटी के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेयर्स है, अलग अलग लेयर हैं, फिर कोड है, ठीक है। तो जो बीच का है, ये जो बीच का जो ये वाला पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल, या इसी को प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। तो इसका जो मुख्य जो कारण है दुर्बलता मंडल में भूकंप तरंग की गति की कमी के कारण, तो वो है घनत्व में वृद्धि। गलत कर दिया। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है गहरा पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। तो भाई जैसे हमको पता है कि जब हम भूपर्पटी से होकर जाते हैं, तो जो दुर्बलता मंडल है वो द्रव स्थिति में है, तो इस वजह से उसका जो क्या है, गति जो है उसकी बदल जाएगी। जो जनरली जो वेव्स होती हैं जो भूकंपी तरंगे आती है, तो जब अगर क्या रहता है, जब यदि ठोस से टकराती तो उनकी जो गति है बढ़ जाती है, लेकिन जब वो तरल से टकराती हैं तो उनकी गति मध्यम हो जाती, कम हो जाती है। तो इसके कारण क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है 105 डिग्री से 145 डिग्री जो है वो छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। भूकंपीय अधिकेंद्र में 105 से 145 तक भी पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी का बैंड के रूप में हमको देखने को मिलता है, जो कि पी का क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के अभिकेंद्र से निम्नलिखित कोणों से किस अंतराल के बीच पी तरंगों की छाया क्षेत्र होता है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने पढ़ा है, तो इसका जो आंसर क्या है, 105 से 145 डिग्री तक उसका क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सोल्फ तारा निम्नलिखित में किसका एक प्रकार है। तो सोल्फ जो तारा है वो एक ज्वालामुखी का क्या है, प्रकार है। सोल्फ तारा एक प्रकार का ज्वालामुखी है, ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है। गंधक मतलब सल्फर, अधिक मात्रा में सल्फर निकलता है, जिसे गंदगी धुआं कहते हैं। धुआंरे का विस्तृत क्षेत्र, और ये कहाँ पे है, हमको याद रखना है, यह पूछा जा सकता है कि ये पटमई ज्वालामुखी के पास में 10,000 धुआंरे घाटी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी है, जिसे व्हाइट सापो का धुआंरा कहते हैं, जिससे कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, जिससे गैस निकलती है, सल्फर गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि पैसिफिक रिम इज ऑल्सो नोन एज, जो पैसिफिक रिम है, ठीक है, उसको और क्या कहा जाता है। तो पहला है IORA रिम ऑफ फायर, फिर उसके बाद है कॉन्टिनेंटल रिम, और चौथा है ओशियन रिंग। ये एक्चुअली रिंग होगा, पैसिफिक रिंग या फिर उसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। हम देखेंगे कि मतलब प्रशांत महासागर जैसे ये हमारा पैसिफिक ओशन है, तो इसके किनारे बहुत सारे हमको क्या देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, और यहीं पे ही सिस्मिक एक्टिविटी के कारण भूकंप भी देखने को मिलता है, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी